फिर से आपका स्वागत है मेरे लेह लद्दाख की व्लॉग सीरीज में। और आज डे नंबर 8 के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। डे 8 में हम लोग लेह में अपना जो आखिरी दिन था वो खत्म करते हुए सुबह सुबह 8 बजे निकल रहे थे श्रीनगर की तरफ। अब हमारा लौटने वाला जर्नी शुरू हो रहा था नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर मनाली, मनाली से फिर लेह। इस तरह से हम लोगों ने एक तरफ का सफर किया। लेह के अराउंड हम लोगों ने घूम लिया, 2-3 दिन वहां पर बिता लिए। आखिरी नाइट जो थी लेह में हमारी डे 7 में हुई। और डे नंबर 8 की मॉर्निंग में हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए श्रीनगर की तरफ, और वहां से होते हुए हमें आना था वापस दिल्ली से नागपुर। तो श्रीनगर से पहले आता है कारगिल। कारगिल और कारगिल वॉर मेमोरियल जो है वो वहां पर आता है। आप मेरी टी शर्ट देखकर पहचान सकते हो, ये 23 इयर्स ऑफ रिमेम्बरिंग कारगिल वॉर, उसके बारे में ये टी शर्ट बनी हुई है जो मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल के सॉवरेन शॉप से ही ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मेरे वाइफ के लिए भी एक टी शर्ट लाया था व्हाइट कलर की, 23 इयर्स ऑफ कारगिल वॉर मेमोरियल। अभी जुलाई में कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया, पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है। मैं तो चाहता था कि ये वाला जो वीडियो है ये उस टाइम पे रिलीज हो जाए, बट मेरे जो सीरीज चल रही है व्लॉग की उसमें वो ये वाला वीडियो आने का टाइम नहीं हुआ था उस टाइम तक के, तो मैं नहीं ला पाया अनफॉर्चुनेटली। बट अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो थैंकफुली अब सही वक्त है कि चलो आप लोगों को वापस याद दिला दिया जाए कारगिल वॉर मेमोरियल, इंडियन इंडिपेंडेंस, हमारे इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन और कारगिल विजय दिवस का इंपॉर्टेंस। ये सब चीजें इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। हम लोग जब लेह से निकले तो 11,000 फीट की जो हाइट पर लेह है वहां से अब धीरे धीरे करके हम लोग पहाड़ों से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। हाइट कम होती जा रही है और जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है वो भी अब कम होती चली जाएगी। थकान थोड़ी थोड़ी हमारी अब कम होती जाएगी। इसके अलावा हम लोग बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स पुराने वाले गाते हुए जा रहे थे सारे के सारे फ्रेंड्स, तो हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होते जा रहा था, सिकनेस कम होती जा रही थी, मोटिवेशन एक मिल रहा था, चार्जअप मिल रहा था। और कारगिल वॉर मेमोरियल देखने वाले हैं जान के और ज्यादा खुशी हो रही थी। तो बीच में हम लोगों ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी लगाए, अपने अंदर का पेट्रियोटिज्म और इनकरेज किया। बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी उस टाइम, थोड़ा सा इमोशनल भी हम लोग फील कर रहे थे। ऑलमोस्ट रोने आ रहा था कुछ कुछ ये गाने सुन करके, जैसे कि वो एलओसी मूवी का गाना है एक साथी और भी था, वो बहुत ज्यादा टचिंग है सॉन्ग। तो याद आता है फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। कारगिल वॉर मेमोरियल इज बेसिकली अबाउट व्हाट, जो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। जो कारगिल एरिया है एलओसी के पास में, कश्मीर और लेह के बीच में, वहां पर जो वॉर हुआ था वो बहुत ज्यादा खतरनाक वॉर्स में से एक है इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में। और वो हमारे इंडियन आर्मी ने बड़ी ब्रेवरी से जीता और हमारे कई सारे सोल्जर्स घायल हुए, कई सारे सोल्जर्स को हमने खोया, शहीद हो गए कई सारे सोल्जर्स। तो उन सब की याद में कारगिल और मेमोरियल वहां पर बना हुआ है, जो आपको याद दिलाता है कि किस तरह से वो बैटल हम लोगों ने जीता और किन किन मेजर ऑफिसर्स की वजह से हमारा वो वॉर जो है उसका सक्सेस हो पाया पॉसिबल, और कितने सारे शहीद जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उनके लिए भी वहां पर वॉर मेमोरियल पर पूरी रिस्पेक्ट पे की गई है। तो आप अगर कभी भी कारगिल जाते हो, लेह जाते हो, श्रीनगर जाते हो, वो एक पोर्शन आपको जरूर देखना चाहिए कारगिल वॉर मेमोरियल। और अगर पॉसिबल हो सके तो कारगिल वॉर मेमोरियल पे जो सॉवरेन शॉप है वो उनके वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से आप वहां से कुछ भी परचेस कर सकते हो। मैंने एक और चीज परचेस की जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा दिल के करीब है, और मैं इसको संभाल कर रखता हूँ जब से मैं लाया। ये आज शायद सेकंड टाइम ओपन कर रहा हूँ जब से लाया, इसका ओपन नहीं करता हूँ, उसको संभाल कर रखता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली वेरी प्रीशियस बॉक्स। आप देखो ये यहाँ से ऐसा ओपन होता है और ये एक बैज है, इसमें लिखा हुआ है कारगिल वॉर मेमोरियल और द्रास सेक्टर भी लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एरिया का। और यहाँ पर आपको देखो दिखेगा कारगिल वॉर मेमोरियल, रिमेंबर, रिजॉइस, रिन्यू। सो ये जब जब मैं देखता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि मैं इस देश में हूँ जहाँ इंडियन आर्मी इतना अच्छे से संघर्ष करती है, हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूशन देती है, इतने सैक्रिफाइसेस करती है और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। वहां जाकर मुझे काफी छोटा महसूस हुआ था अपने आप में कि मैंने क्या किया है। अभी तक इतने लोग इतना कुछ कर चुके हैं हमारे इंडियन, हमारे नेशन के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए। तो हमें भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशंस छोटे छोटे करते रहना चाहिए थ्रू आउट आवर लाइफ। उनमें से छोटे छोटे कुछ कंट्रीब्यूशंस आप लोग अपनी लिस्ट बनाओ और देखो क्या क्या कर सकते हो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो लेह से हम लोग निकले, बहुत अच्छे रोड्स मिल रहे थे इस बार, बहुत अच्छा मजा आ रहा था, मौसम भी काफी अच्छा था, घाटियों के नीचे से भी गुजर रहे थे और कहीं कहीं छोटी छोटी नदियां थी बीच बीच में, तो वहां पर हम लोगों ने काफी चिल किया, काफी रिलैक्स किया, एंजॉय किया। जैसे जैसे हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल के पास जा रहे थे एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। जब वहां पहुंचे तब वहां ज्यादा मजा आ गया। एक्चुअली अच्छा हुआ कि हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जो रिटायर्ड मेजर हैं, इंडियन आर्मी में वो काम कर चुके हैं, और उनके पास जो आर्मी कार्ड था ही वॉज अलाउड at certain portions of Kargil War Memorial where civilians are usually not allowed। क्योंकि इंडियन आर्मी को भी पता है कि कुछ सिविलियंस प्रॉपरली वो रिस्पेक्ट पे नहीं कर सकते हैं ब्रेव हार्ट सोल्जर्स को जो वो डिजर्व करते हैं। सिविलियंस अक्सर मतलब थोड़े से बेवकूफ साउंड करते हैं वहां पर। तो ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यू एक्चुअली हैव टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन योर हार्ट टू गो टू दैट प्लेस।
तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, वो हमें प्रॉपरली गाइड कर रहे थे। उनके भरोसे पर इंडियन आर्मी ने हमें अलाउ किया एकदम डीप अंदर जाने के लिए। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया, काफ़ी कुछ जाना और समझा कि जितना हमने LOC मूवी में देखा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने के लिए। थैंक्स टू डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें आफ्टर द विजिट टू कारगिल वॉर मेमोरियल डॉक्टर मेजर नवीन कुमार जी ने हमें एक स्टोरी भी बताई जो उनको पता थी फ्रॉम इंडियन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू, not the entertainment point of view. The LOC movie is slightly about the entertainment part of view. However, it also tells the story properly, but not entirely. तो डॉक्टर साहब ने अच्छे से रिफ्रेश करके हमको सब कुछ समझाया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम अगेन वेरी थैंकफुल कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ लेह लद्दाख की ट्रिप इतने अच्छे से करने के अलावा हमें इंडियन आर्मी के साथ इतना कनेक्टेड रखा, कारगिल के वॉर के बारे में इतनी सारी बातें बताई और बहुत सेफ्टी के साथ में श्रीनगर होते हुए हमें वापस अपने घर तक ले आए। तो चलिए अब यहाँ का व्लॉग आज शुरू करते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल तक का हमारा सफ़र और वहाँ का हमारा जो विजिट हुआ है वो देखते हैं एंड अगले व्लॉग में कारगिल वॉर मेमोरियल से आगे श्रीनगर तक हम कैसे गए, फिर श्रीनगर में हमने क्या किया, किन लोगों से मिले। इंडियन ओवरलैंड ग्रुप की जो गाड़ी है जिसमें आप अपनी SUV में ही किचन एंड टेंट लगा सकते हो, उनकी वो गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज। एंड देन श्रीनगर से लौट करके हम लोग किस तरह से अपने सफ़र को एंड करते हुए घर आए, कुछ बातें उसके बारे में एंड एंड में सफारी और XUV 700 के ओनर्स का रिव्यू, उनकी गाड़ियों के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा लेह लद्दाख टूर में, वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 नाइट्स स्पेंड करने के बाद हम लोग लेह छोड़ रहे हैं आज और संगम वाले रास्ते से जा रहे हैं एयरपोर्ट के सामने से। अब देखते हैं अब क्या, पहले कारगिल आएगा, कारगिल वॉर मेमोरियल देखेंगे, उसके बाद में जाएंगे श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में शाम बितानी है, रात में स्टे लेना है, वहाँ से फिर निकलना है आगे। सो देखते हैं आज का रास्ता कैसा है और क्या क्या है एडवेंचर हमारे लिए। मैग्नेटिक हिल ये एकदम अभी मैंने रोका है यहाँ पे, जस्ट स्टॉप हियर। अब एक्चुअली फ्लैट है ना ये, दिस इज फ्लैट। आई स्टॉप, स्टार्टेड मूविंग। मैंने कुछ नहीं किया, इट इज जस्ट मूविंग 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 मूविंग। देखो मूव कर रहा है उस तरह से।
You can cheat me. Every move you make, I will be there. What would I do without you? I want to love you forever and ever. डॉक्टर भी नागपुर तो नहीं चला गया किसी से रेसिंग कर देना आज देखा था भैया मैं आप ब्लडी बिच तेरे बिना भी क्या जीना फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे बिना भी क्या जीना बुद्ध खरबो तो चेक पोस्ट आया है, कश्मीर एंट्रेंस यहाँ से है। मतलब कह सकते हैं कि लद्दाख का जो टेरिटरी है वो यहाँ पे बॉर्डर खत्म होकर के यहाँ से स्टार्ट होता है कश्मीर रीजन, या बोल सकते हैं जम्मू रीजन। क्यों डॉक्टर साहब? कंगराल, हाँ कंगराल पॉइंट है ये, पुलिस पोस्ट कंगराल। और यहाँ से कारगिल भी अब करीब है। सही कहीं लगता नहीं वक्त गुजरता नहीं प्यार ही प्यार है बोलो बोलो हाँ यही प्यार है जल्दी बताओ हो सके तो एक या दो बोतल जितना अपना स्टॉक है अच्छा लग रहा है खुशी नहीं लग रही अपनापन महसूस नहीं हो रहा है एक राह रुक गई ऐसा ले रहे हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं। ठीक है यही तो है चलो फिर होते हैं ना कारगिल वॉर में पहुंचे लद्दाख पुलिस गाड़ी यहाँ तक तो एलमी नहीं है जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक टूरिस्ट है यहाँ पे पेड पार्किंग नहीं हाँ फिर लेक्चर मीटिंग है सर आओ तो ये आओ सर नाम क्या उनका भाषा जी ग्रुप फोटो लोगों में आते वक्त लोग पूजा करते हैं। दिस इज व्हाट वी रिस्पेक्ट। अशोक स्तंभ, जो भी नेशनल सिंबल्स है दैट इज। हम इनको यहाँ से उठा के ऐसे डाल सकते हैं? देखो उसमें क्या है। डॉक्टर साहब ऐसे उठा के ऐसे डाल हाँ सकते हाँ हैं? डालो डालो, इसीलिए रखा हुआ है। जो लोग वो इंडिया गेट पे जाके वो जो लगाते हैं ना जर्नल्स, वो अपने लिए रखा हुआ है।
डॉक्टर हर एक रेजिमेंट के फ्लैग्स है। ओके जो यूनिट के जो लोग थे, हर एक रेजिमेंट का एक फ्लैग अलग होता है, तो वो रेजिमेंट के फ्लैग्स है। ओके, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उस वॉर में। तो मेरा यूनिट का है, पूरा यूनिट का है यार, पूरा ये दिस इज माय राजस्थान राइफल्स। फोटो खींचो ना मेरा, यहाँ से, वहाँ से। हाँ, अमर जवान। मोस्ट ऑफ अस आर स्पीचलेस एट दिस पॉइंट। बस फील हो रहा है, बोल ना पा रहे हैं। टू राजस्थान राइफल्स, डॉक्टर साहब की यूनिट है वो, जिन पर उनका हाथ है। राजस्थान राइफल्स। सबसे पहले जो आया था ना, दैट वाज 13 जैकरे, ये है ना, तो 14 है, तो जैकरे है, यहाँ पे 13 जैकरे, जैकरे ढूंढो कहाँ पे है, 13 जैकरे। ये है ना सर 13 जैकरी, ये 13 17 की इसमें देखो, दिस इज द गाय विक्रम बत्रा, जो अभी शेरशाह जो मूवी जो बनी थी, इसी पे बनी। ये शहीद हो चुके थे उसी दिन। दिस वाज द फर्स्ट यूनिट। अब उसके बाद एक ग्रेनेडियर्स है, 2 ग्रेनेडियर्स, 22। 22 ग्रेनेडियर्स। सबसे पहले यही वाला कॉलम गया था, ये सब के सब मारे गए थे, सब के सब। तब पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके बाद 13 जैकरिफ गया, उसके बाद 2 राजरिफ गया, तब जाके एक्चुअल पिक्चर समझ में आया। उसके बाद एक एक करके जुड़ते गए लोग, एक एक करके जुड़ते गए। राजरिफ में भी 2 गए थे, ये है और एक यहाँ पर है ना, ये रहा। एक कैप्टन, ये ऑफिसर्स, और ये 2 टीम गई थी। टुकड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, ये मतलब वो अभी जो 111 GR, ये अपना मानिक शाह का यूनिट है, सैम मानेकशॉ जी। सैम मानिक शाह का यूनिट है ये। इनके साथ मैं 1 मंथ रहा हूँ, 13 जैकरिफ के साथ। मैं गया 13 जैकरिफ के साथ, लकीली आई वाज लकी, आई वाज देयर विद बोथ द यूनिट्स, आई वाज लकी एट दैट टाइम। बस 1 महीना में रहा था इनके साथ, उस टाइम पे नहीं, 2008 पे, वॉर होने के 10 साल बाद। और 17 जाट है ना, 16 जाट के साथ मैं रहा हूँ 7-8 दिन। ये इसका फोटो खींचो, 9 पैरा ऐसे, 9 पैरा वहाँ पर है, 1 पैरा, 9 पैरा ऐसा जो है, दिस इज द हाईएस्ट डेकोरेटेड बटालियन इन द इंडियन आर्मी। ओके, 9 पैरा। पैरा आर्मी भी गई थी। पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्स। ओके तो वो लोग 9 पैरा एसएफ इज द हाईएस्ट डेकोरेटेड ओके। इन द इंडियन आर्मी।
बोलो सवाल क्या है? वही जो फ्लाइट का मैंने पूछा था। हाँ जी, जो फ्लाइट हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, हम कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने से गुजर रहे हैं, हम अंदर भी जाके आए। कारगिल वॉर के बारे में जितना जानकारी हमें है वो LOC मूवी की तरफ से है मैक्सिमम। तो उस टाइम हम न्यूज़ तो देख नहीं पाते थे, बहुत छोटे थे, तो पूरा तो हमें भी नहीं पता, तो मूवी ने जितना दिखाया तो हमको जब पता है। अब मुझे एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है कि इस वॉर के दौरान एयरफोर्स से कोई हेल्प मिली, क्या मांगी गई, क्या राज है? यहाँ पर एक एरोप्लेन क्यों पार्क्ड है? वो एरोप्लेन तो वो इसलिए पार्क्ड है क्योंकि डेस्ट टू शो कि एयरफोर्स का भी रोल रहा है। बेसिकली क्या हुआ था, अब जब भी कोई भी वॉर सिनेरियो होती है एयरफोर्स पहले नहीं खुदती है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिकॉनिसेंस बोलते हैं हम लोग, रिकॉनिसेंस ग्राउंड रियलिटी की पता होने की ज़रूरत होती है। हालांकि एयरफोर्स के चॉपर्स होते हैं जिसमें वो लोग भी आके रिकॉनिसेंस और रेकी करते हैं, बट जैसे यहाँ पे जो हॉस्टिलिटी जो शुरू हुआ था, अब बेसिकली ये जो पीक्स आपको बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, ये सारे पीक्स पे एग्रीमेंट ऐसा था कि हम लोग भी हट जाएंगे, वो लोग भी हट जाएंगे विंटर्स में, क्योंकि अभी जैसे अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, नीचे का टेम्परेचर है 12 डिग्री और पीक पे होगा अभी जून के महीने में, दिस विल बी रफली अराउंड -7, -6, -7 होगा ऊपर की तरफ। ये जो वॉर जो शुरू हुआ, दिस स्टार्टेड इन विंटर्स। विंटर के टाइम में क्या है, वो -15, -20 तक वो पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आदमी का रहने के लायक जगह नहीं है वो, तो इसलिए एग्रीमेंट ये था कि वो लोग भी हट जाएंगे, हम लोग भी हट जाएंगे। तो ये हर साल का रूटीन है, ये कोई नया रूटीन नहीं है। तो कायदे के हिसाब से वो लोग भी हट गए, हम लोग भी हट गए, बट दिक्कत ये हुआ वहाँ पे आके वो लोग बाद में आके बैठ गए। बाद में आके जो बैठे, इसके लिए ये कोई नया नहीं है, मतलब उनके लिए कोई मतलब फर्स्ट टाइम नहीं था ये। उससे पहले इन्होंने काफ़ी रिकॉनिसेंस किया यहाँ पे, वो लोग नीचे भी आए, अपने यहाँ से ये लोग सामान खरीद के भी गए। कैसे ये चीज़ बाद में कैसे पता चला, जब उन लोगों को हम लोगों ने मारा था, उससे जो सामान जो रिकवर हुआ, तो यहाँ से कारगिल से कुछ सामान इन्होंने खरीदा था, श्रीनगर से कुछ सामान उन्होंने खरीदा, वो सारा सामान रिकवर हुआ। उससे ये पता चला कि इनकी जो रिकॉनिसेंस है पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से चल रही थी, वॉर से पहले। तब जाके इन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे हम चीज़ें वो कर सकते हैं। तो पहले तो ये लोग आके जो बैठे थे, ये यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, ऑब्वियसली सिविल ड्रेस में थे वो। तो ऊपर एक शीप वाला जो जा रहा था, लोकल जो फार्मर था कारगिल के आसपास, तो उसने देखा ये लोग कुछ लोग हैं जो हेवी वेपन्स के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उसको पहले तो लगा ये आर्मी वाले, अपने आर्मी वाले यूजुअली ड्रेस में ही रहते हैं कुछ भी हो जाए, तो उसने जाके आर्मी वालों को बताया। तो आर्मी वालों ने फिर अपना पहला टीम भेजा इन द फॉर्म ऑफ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। तो यूजुअली जो होता है, एक कॉलम में ऑपरेशंस होता है आर्मी का, जब भी उसको हम लोग पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो पेट्रोलिंग करने ये लोग गए, तो वो 10 में से 10 के 10 मारे गए। इनफैक्ट सौरभ कालिया का इन्होंने आंखें निकाल दी, उसके जेनिटल्स काट दिए, ऐसे पूरा बॉडी म्यूटिलेट करके इन्होंने बॉडी कहीं पे छोड़ दिया था, जो बाद में इंडियन आर्मी ने रिकवर कर पाया। तब जाके अपने को पता चला ये कुछ लोकल टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि लोकल टेररिस्ट के पास AK-47 और ग्रेनेड होता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये लोग जो फायर कर रहे थे ऊपर से बैठ के, उसके लिए आपका रेंज बड़ा होना चाहिए, हथियार का कैपेसिटी हैवी होना चाहिए, जो सिर्फ आर्मी के पास रहता है। तब जाके इंडियन आर्मी को डाउट हुआ ये प्रॉबली ये मुजाहिदीन और टेररिस्ट नहीं है, ये प्रॉबली पाकिस्तान आर्मी ही कर रही है। फिर मल्टीपल डायरेक्शन से टीम्स को भेजा गया, फिर ये कंफर्म बाद में, फिर उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसे ऐसे जगह से फायरिंग आएगा। तो वो लोग तो पहले से सारे रिकॉनिसेंस करके चले गए थे कि अब वहाँ पे ऐसे ऐसे इन्होंने बंकर से एक जगह पे लगाई थी, एक बंकर एक बटालियन, लिटरली 900-800 सोल्जर्स को होल्ड करके रख सकता था एक बंकर। तो ऐसे ऐसे जगह पे इन्होंने बंकर्स बना लिया था ऑलरेडी। अब उसके बाद जब पता चला अब तो ये पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, अब अपने को फिर स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि उनको वहाँ से कैसे हम लोग खदेड़े। तो ऑब्वियसली जैसे हिली वॉरफेयर एरिया में, जैसे मैंने बोला, जो रेशियो जो रहता है आदमी को मारने का 1:10 रहता है। मतलब ऊपर वाला बेटा हम लोग 1 मारेंगे तो वो लोग हमारा 10 मारेंगे, तो वो उनके लिए एडवांटेजेस है। तो वो जो पीक एरिया में जो बैठे थे, अब वहाँ पे आप एयरफोर्स नहीं भेज सकते, क्योंकि आप एयरफोर्स भेजोगे वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और दैट इज़ एट अराउंड 11,000-12,000 फीट। जो हमारे जो चॉपर्स है उसका भी एक लिमिटेशन होता है, दे कैन नॉट फ्लाई बियॉन्ड 12,000-13,000 फीट। तो
एक सबसे चीता करके अपना पास एक हेलीको है, रिकॉनेसेंस के लिए करता है, और उसमें फायर पावर नहीं होता है। लेकिन तो ऐसे 2-3 चीतास भी भेजा गया था इनिशियली इंडियन एविएशन के थ्रू, इंडियन आर्मी एविएशन के थ्रू, तो वो उड़ ही नहीं पाया। तो इट वाज -10 -12 के आसपास, तो 2-3 को तो इन्होंने मार के भी गिरा दिया था। उसके बाद धीरे कुछ और भेजा गया जस्ट टू कंफर्म देयर पोजीशन। कुछ कंफर्म हुए भी, कुछ कंफर्म नहीं भी हुए भी। तो अब इश्यू ये है, दिस इज LOC। अब LOC जो बना हुआ है वो यूएन में वो हुआ है, मतलब जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, यू कैनॉट क्रॉस LOC। इसके जस्ट बियॉन्ड ये जो पीक्स है ना, इसके जस्ट बियॉन्ड LOC है अपना, ऑलमोस्ट वहीं पे LOC बनता है। तो अगर अपना फाइटर जेट जाएंगे वो LOC क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर वो ये दिखाया जाएगा कि इंडियन आर्मी ने इंस्टिगेट करके आर्मी वॉर इनिशिएट किया। कंपेयर टू एक्चुअल सिनेरियो क्या है, उन्होंने वॉर इनिशिएट किया। इंडियन आर्मी कभी भी इंस्टिगेट नहीं करता है। तो वो फाइटर जेट्स वगैरह हम लोग भेज नहीं पाए। जो भी था अपने को ग्राउंड सिनेरियो पहले जाके मालूम करना था, इसलिए इतना सारा आर्मी इन्वॉल्व हुआ। और एक्चुअली अपने को सैटेलाइट इमेजेस चाहिए था उस टाइम पे, सो दैट पता कर पाए कि बंकर्स कहाँ पे क्या है। तो वाजपेयी जी ने क्लिंटन को रिक्वेस्ट किया, बट उसने नहीं दिया, उसने मना कर दिया। इंस्टेड वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा था उल्टा। तो और उसके बाद हमने फ्रांस को रिक्वेस्ट किया, उनके पास एक्चुअली लेज़र गाइडेड मिसाइल्स थे। यूएस ने फ्रांस को बोला कि इनको नहीं देना है, तो उन्होंने भी नहीं दिया। फाइनली जो मिसाइल्स अपने पास जो मिले वो इजराइल से मिले थे। तो हमने जब मिसाइल्स लॉन्च किए, फिर अपना जब बोफोर्स आई, फिर जाके बेसिकली क्या है, कवरिंग फायर बोलते हैं हम लोग। आर्मी को, इन्फेंट्री को मूव करने के लिए कवर फायर की ज़रूरत होती है। कवर फायर का मतलब, अब जब हम लोग पीछे से मिसाइल्स वगैरह दागेंगे, पीछे से फायर करेंगे, वो थोड़ा सा आधा 1 घंटे के लिए चुप जाते हैं बंकर्स में अपना प्रोटेक्शन के लिए। उस टाइम पे अपना आर्मी चढ़ जाएगी। तो ऐसे कवर फायर दे दे के लोगों को चढ़ाया गया ऊपर, वो भी -2, -3, -10 डिग्री में। और ऊपर चढ़ने में 2 से 3 दिन लगता है नीचे से। और ऊपर से फिर वो बीच में फायरिंग आया, जिसमें बहुत सारे लोग मरे। फाइनली अपने को उनका सारे पोजीशंस का मालूम पड़ा, फिर जाके लेज़र मशीन्स हुए। द टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वॉर वॉज बोफोर्स। इवन दो वो कितना भी कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर है, जो बोफोर्स डिप्लॉय हुए थे, जिससे इंडियन आर्मी चढ़ पाया, जो ये लोग कवरिंग फायर हम लोगों को दे पाए, जिससे दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। बट बोफोर्स इतना हैवी मशीन है, रोड पे उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और जिस रोड पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो ऊपर से शेलिंग हो रही है। तो उसकी दिक्कत में फिर हम लोग कर नहीं पाए, बोफोर्स को जल्दी मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो जैसे वो मोबिलाइज हो गया, पूरा बैटल टर्न अराउंड हो गया। तो दैट्स हाउ वी वन द वार। तो ऑपरेशन विजय के नाम से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विजय दिवस। हाँ, तो एयरफोर्स में बाद में काफ़ी हेल्प किया, जब अपने जाके लोगों ने बंकर्स को ले लिए, बहुत सारी चीज़ें लिए। एयरफोर्स ने पीक्स को सैनिटाइज किया भी बाद में, बट उसके लिए अपने को ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ता है। जब भी एयरफोर्स आती है उसको ऐसे ही नहीं भेजा जाता, बिकॉज एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स है और उनकी जो इक्विपमेंट्स है बहुत महंगे होते हैं, और अपने पास जो लिमिटेड नंबर्स में भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि आपको हर बार आपका फाइटर जेट टूट गया तो वो हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा एयरफोर्स तब यूटिलाइज किया जाता है। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी अपने को पता है, अननोन टेरिटरी में यूजुअली एयरफोर्स को नहीं भेजा जाता। सो दैट्स हाउ, मतलब वो मिक्स ऑपरेशन होता है हमेशा। तो इसलिए उसको एक डिपीट करने के लिए वहाँ पे वॉर मेमोरियल पे एक वो रखा गया है। और जो फाइटर जेट्स है बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे। तो लकीली वी वन इट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, हमें बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं थी। सो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग डे 8 के पार्ट 1 का। अब हम लोगों ने कारगिल में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। कारगिल वॉर मेमोरियल के आगे अब हम श्रीनगर जा रहे हैं, और आपको श्रीनगर तक का हमारा सफ़र भी दिखाएंगे, श्रीनगर के बाद की स्टोरीज भी दिखाएंगे। तो ऐसे आगे आने वाले मेरे सभी व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।